नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है साइंटिफिक मेथड। याद रखना, साइंटिफिक मेथड को हिंदी में वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक विधि के नाम से जाना जाता है। मैं एक एग्जाम्पल से शुरुआत करता हूँ। कभी ना कभी आपने मकान बनाया होगा या मकान बनाने का अवसर अभी तक नहीं मिला है, भगवान करे आपको अवसर मिले। या कहीं कोई मकान बन रहा है तो बनते हुए मकान को देखा भी होगा। जब कभी मकान बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसकी डिजाइन तैयार करते हैं। जो नक्शा बनाने वाला होता है मकान का, उसके पास जाते हैं और उससे हम कहते हैं कि भाई साहब, एक ऐसा नक्शा बनाकर आप दीजिए कि जगह का पूरी तरीके से सदुपयोग हो जाए। वो बढ़िया सा नक्शा बनाकर हमें दे देता है, जिसके बाद में हम काम स्टार्ट कर देते हैं। जब कभी मकान बनाया जाता है तो सबसे पहले नींव खोदी जाती है, ठीक है। फिर जिसके बाद में धीरे धीरे और दूसरे स्टेप फॉलो किए जाते हैं। उसमें टाई बीम भी होता है, सरिये भी होते हैं, रोशनदान भी होता है, कमरे में आने जाने की व्यवस्था भी होती है, ऊपर की फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी होती हैं। तो ये जो पूरा का पूरा डिजाइन होता है ना, सिस्टमेटिक ढंग से हम किसी काम को करते हैं, दैट इज साइंटिफिक मेथड्स। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई व्यक्ति जिसने मकान की नींव नहीं खोदी है और हवा में ही मकान बनाना स्टार्ट कर दिया? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान रखना, एक बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए, एक इफेक्टिव रिजल्ट देने के लिए, एक सर्वव्यापी निष्कर्षों के लिए, हमारे निष्कर्ष जिनका बहुत अच्छी तरीके से जनरलाइजेशन हो, इन सब के लिए सिस्टमैटिक जो मेथड्स होता है ना, उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। दैट इज साइंटिफिक मेथड्स। आप कभी मोटरसाइकिल चलाते हो? उम्मीद करता हूं कि आप सभी जानते भी होंगे। जब मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, तो सबसे पहले हम पहला गियर लगाते हैं, फिर दूसरा, तीसरा और फिर जिसके बाद में चौथा गियर लगाया जाता है। अभी मैं कल की बात बताता हूँ। मैं बाइक से जा रहा था, तो मेरी बाइक का जो क्लिच वाला वायर होता है, वो वायर टूट गया। तो मैंने बहुत प्रयास किया। मैंने ये प्रयास किया कि मैं अचानक रेस को खींचूंगा और फिर जिसके बाद में पहला गियर लगाऊंगा तो शायद मोटरसाइकिल चल जाएगी। मैंने 3-4 अटेम्प्ट किए और फाइनली वो चल भी गई। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरा गियर डालने की कोशिश करी, मोटरसाइकिल बार बार बंद होती जा रही थी। तो साइंटिफिक मेथड्स यही कहता है कि प्रत्येक कार्य के लिए सुनिश्चित नियम होते हैं। ऐसा कार्य जो ढंग से किया जाता है। बड़े बुजुर्ग लोग हमेशा सलाह देते थे कि इस कार्य को आपको इस तरीके से करना है। दैट इज साइंटिफिक मेथड्स। ध्यान रखना, आज की जो क्लास है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है। अब आपको पता है कि कोई भी अनुसंधान कार्य किया जाता है, चाहे कोई विद्यार्थी जो पीएचडी करेगा या पीएचडी कर रहा है, या मान लेते हैं कि किसी और दूसरे उद्देश्य के लिए कोई रिसर्च कार्य कर रहा है, तो उसके अपने कुछ एक स्टेप होते हैं। उन स्टेप को फॉलो करते हुए जो पहला स्टेप होता है ना, वो फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम होता है, समस्या का चुनाव। तो सबसे पहले समस्या का चुनाव करेगा और फिर फाइनली वो निष्कर्ष और जनरलाइजेशन तथा सिद्धांतों तक पहुंचेगा। दैट इज साइंटिफिक मेथड। अब ऐसा तो है ही नहीं भाई कि उसने मेथोडोलॉजी का चुनाव नहीं किया, आंकड़ों का कलेक्शन नहीं किया, ना उनका संकलन किया, ना उनका वर्गीकरण किया, ना उनका विश्लेषण किया, और वैसे ही उसने क्या कर दिया, निष्कर्ष निकाल दिया। क्या ये साइंटिफिक मेथड है? ये साइंटिफिक मेथड नहीं है। ध्यान रखना, वैज्ञानिक पद्धति है वो यही कहती है कि आपको विधि के अनुसार, आपको नियम के अनुसार, आपको एज पर रूल, ऐसा प्रोसेस जिसे सामान्य तौर पर फॉलो किया जाता है, जब आप उस प्रोसेस के अनुसार कोई भी कार्य करते हो, दैट इज साइंटिफिक मेथड्स, उसे हम कहेंगे वैज्ञानिक पद्धति। ध्यान रखना, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इससे संबंधित प्रमुख किताबें और उनके राइटर कौन कौन से हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके प्रमुख स्टेप्स कौन कौन से हैं उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। अब सबसे पहले हम इसकी विशेषताओं की चर्चा करें, तो ध्यान रखना, इसकी जो पहली विशेषता है ना, वो पहली विशेषता यही होती है
कि जो साइंटिफिक मेथड्स होता है ना, वो अवलोकन पर आधारित होता है। यहां पर अवलोकन का मतलब होता है कि हम किसी चीज को या कोई घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखते हैं, हम कानों से सुनते हैं, हम अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हुए एक प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर जब किसी घटनाक्रम को देख रहे हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ध्यान रखना, अवलोकन वैसे तो 3 प्रकार का होता है। जो अवलोकन का पहला प्रकार होता है ना, उसे हम सहभागी अवलोकन बोलते हैं। जिसके बाद में जो अवलोकन का दूसरा प्रकार होता है, उसे असहभागी अवलोकन बोला जाता है। और जो अवलोकन का तीसरा प्रकार होता है ना, उसे हम अर्ध सहभागी अवलोकन बोलते हैं। जब कोई अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के क्षेत्र में जाकर या उसके जो रेस्पोंडेंट है ना, उनके साथ जाकर जब आंकड़े जुटाएगा, उनके जैसी गतिविधि करेगा, उनके क्रियाकलापों में भाग लेगा, दैट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। उसे हम कहेंगे सहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन में वो आंकड़े तो इकट्ठा करता है, लेकिन फील्ड में रेस्पोंडेंट के साथ जाकर वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। और अर्ध सहभागी अवलोकन का मतलब ये होता है कि कभी कभार विशेष अवसरों में जाकर वो क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। तो ध्यान रखना, जो साइंटिफिक मेथड्स होता है ना, साइंटिफिक मेथड्स की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है, वो यही कहती है कि आपको सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देख लोगे, जब तक आप कानों से नहीं सुन लोगे, जब तक ज्ञानेंद्रिया आपको इस चीज की परमिशन नहीं देगी कि ये सत्य है, तब तक आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। इसीलिए जो साइंटिफिक मेथड्स होता है, उसके जो पहली विशेषता होती है, वो यही होती है कि साइंटिफिक मेथड्स यानी कोई भी अनुसंधान अवलोकन पर आधारित होना चाहिए। जिसके बाद में दूसरे नंबर पर होता है सत्यापन और वर्गीकरण। ध्यान रखना, हम इमाइल दुर्खिम साहब की चर्चा करते हैं। मिस्टर दुर्खिम साहब है ना, वो सामाजिक तथ्यों की बात करते हैं। अब सामाजिक तथ्य अवलोकन करने, निरीक्षण करने और परीक्षण करने के कोई तरीके होते हैं। ध्यान रखना, सामाजिक तथ्य कोई विचार भी हो सकता है, सामाजिक तथ्य कोई अनुभव भी हो सकता है, लेकिन उनका निरीक्षण, परीक्षण और अवलोकन भी होना चाहिए। जैसे हम भगवान की चर्चा करते हैं, जैसे हम भगवान की चर्चा करते हैं और भगवान में भी हनुमान जी की चर्चा करते हैं। अब हनुमान जी के लाखों करोड़ों फॉलोवर हैं, मैं खुद हनुमान जी का फॉलोवर हूं, लेकिन मैं यूं कहूं कि क्या हनुमान जी सामाजिक तथ्य है, सोशल फैक्ट है हनुमान जी? इमाइल दुर्खिम साहब के अनुसार हनुमान जी सामाजिक तथ्य नहीं है, क्योंकि हनुमान जी को किसी ने नहीं देखा है। और मान लेते हैं कि कुछ लोगों ने देखा भी होगा, और हम उन लोगों से ये कहें कि हनुमान जी को हमें दिखाओ, इनका निरीक्षण और परीक्षण करना है, तो वो तो देवों के देव हैं, भगवान है, वो तो उनकी कृपा हर किसी पे थोड़ी होती है। तो सामाजिक तथ्य है ना, वो वही होते हैं जिनमें साइंटिफिक मेथड छुपा रहता है, और साइंटिफिक मेथड्स के लिए निरीक्षण, परीक्षण और अवलोकन होना जरूरी है। तो ध्यान रखना, साइंटिफिक मेथड में सत्यापन होना जरूरी है। जैसे हम किसी अलौकिक कंसेप्ट पर बात करते हैं, अलौकिक कंसेप्ट ये हो गया, एक अलौकिक कंसेप्ट हो गया स्वर्ग, और दूसरा अलौकिक कंसेप्ट हो गया नरक। अब कुछ लोगों से आपने ये सुना होगा कि आप गलत काम करोगे तो गलत काम करोगे तो नरक की प्राप्ति होगी, और अच्छे काम करोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर कोई यूं कहे कि मुझे बताइए कि क्या वाकई में ये व्यक्ति मरा है अभी कुछ दिन पहले, बहुत भला व्यक्ति था, ये स्वर्ग में गया है या नरक में, क्या बता सकते हो आप? इसका सत्यापन, वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। वेरिफिकेशन नहीं हो सकता तो वो साइंटिफिक मेथड नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब कभी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो या नया सिम कार्ड जारी करवाते हो, तो आपका सत्यापन होता है। या तो वो आधार कार्ड से सत्यापन होता है, या वह फिर वोटर आईडी से सत्यापन होता है, या फिर वो पैन कार्ड से सत्यापन होता है। तो ध्यान रखना, जो साइंटिफिक मेथड्स होती है ना, उसमें सत्यापन और वर्गीकरण होना बहुत जरूरी है। वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। जैसे हम साइंस की चर्चा करते हैं, अब साइंस में भी हम फिजिक्स की चर्चा करते हैं, हम केमिस्ट्री की चर्चा करते हैं, हम जूलॉजी की चर्चा करते हैं, हम बॉटनी की चर्चा करते हैं। जब तक इनके बीच में क्लासिफिकेशन नहीं होगा, तब तक धारणा किस तरीके से बन पाएगी भाई? तब तक सिद्धांत किस तरीके से बन पाएंगे कि ये
केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, या फिर ये फिजिक्स का है, या बायोलॉजी का है, जूलॉजी का है, अथवा बॉटनी का है। इसीलिए साइंटिफिक मेथड्स अवलोकन पर आधारित होनी चाहिए, और साइंटिफिक मेथड्स है ना वो सत्यापन और वर्गीकरण पर आधारित होनी चाहिए। सत्यापन होना ही चाहिए। आंकड़े तो आपने इकट्ठा कर दिए, आपने कोई निष्कर्ष भी निकाल दिया, लेकिन उसका टेस्ट ही नहीं हो सकता, तो फिर काय का भाई, है ना। इसलिए सत्यापन जरूरी है। दूसरा ध्यान रखना, जो साइंटिफिक मेथड्स होती है ना उसमें भविष्यवाणी की क्षमता होनी चाहिए, और भविष्यवाणी है वो अटकलों के आधार पर ही की जाती है। जैसे हम मौसम विज्ञान की चर्चा करते हैं, ठीक है। जब बारिश के दिन होते हैं ना, तो बारिश के दिनों में बार बार मेरे पास एक मैसेज आता है कि आज रात्रि 9 बजे जबरदस्त बारिश होने की संभावना है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और ऐसे किसी स्थान पर खड़े ना हो जहां बहुत सघन पेड़ है या फिर कच्ची इमारतें हैं। इस तरीके के मैसेज आते हैं। तो उनको किस तरीके से पता चलता है? उनको साइंटिफिक मेथड से पता चलता है। उनके पास डेटा होते हैं, आंकड़े होते हैं उनके पास अनुसंधान होता है, और वो उसके आधार पर ये बता देते हैं कि संभावित 9 बजे बरसात होने वाली है। तो ध्यान रखना, एक साइंटिफिक मेथड होता है ना जिसमें भविष्यवाणी की क्षमता होती है। तीसरे नंबर पर की जो वैज्ञानिक विधि होती है, वैज्ञानिक विधि में कार्यकरण संबंध होते हैं। यहां पर कार्यकरण संबंधों से मतलब यह है कि कोई भी घटना घटित होती है ना, उस घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होते हैं। जैसे मान लेते हैं, हम वही आगस्ट काम्टे की चर्चा करते हैं। मिस्टर आगस्ट काम्टे ने चिंतन के 3 स्तर बताए हैं। सबसे पहले मिस्टर आगस्ट काम्टे है, वो थियोलॉजी की बात करता है, ठीक है। सबसे पहले आगस्ट काम्टे साहब थियोलॉजी की बात करता है। दूसरे नंबर पर काम्टे साहब है ना, वो मेटाफिजिक्स यानी तात्विक स्तर की बात करता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर मिस्टर काम्टे है, वो पॉजिटिविज्म की बात करता है। अब यहां पर इनका जो थियोलॉजी वाला चरण था, थियोलॉजी चरण में ऐसा होता था कि कोई भी घटना घटित होती थी, चाहे आसमान में बिजली कड़क रही है, चाहे तेज बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, चाहे बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, तो प्रत्येक के लिए वो भगवान को जिम्मेदार मानता था। लेकिन विज्ञान ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति ये कहती है कि आसमान में अगर बिजली कड़क रही है ना, तो भयंकर हवाएं आपस में, विपरीत दिशा से आती हुई हवाएं आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, उनमें घर्षण होता है। घर्षण होता है तो फिर फाइनली जो गड़गड़ाहट की आवाज है वो पृथ्वी तक आकर पहुंचती है। जैसे हम भूकंपों की चर्चा करते हैं। अब अभी जैसे उत्तराखंड में एक जगह है और उसका नाम है जोशीमठ, ठीक है। पिछले सालों में जोशीमठ खूब ज्यादा चर्चित रहा है। उसका कारण यह है कि मकानों में दरारें आ गई, जगह जगह भूस्खलन हो गए, ठीक है ना। बड़े बड़े पहाड़ थे, उनकी चट्टानें खिसक कर रिहायशी इलाकों में आ गई, तो इस तरीके से चर्चा में था। अब बहुत सारे लोगों के मैं कमेंट्स देखता हूँ यूट्यूब वगैरह पे या सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर, वो कहते हैं कि उत्तराखंड की जो देवभूमि है उसको अपवित्र कर दिया है। और बिल्कुल मैं उनका समर्थन भी करता हूँ, अपवित्र कर दिया है। आजकल ये सारी चीजें एक धार्मिक आइडियोलॉजी से हटकर एक तरीके से ये साथियों एक फुहड़ कल्चर का हिस्सा बन गई है। ये दिखावे की संस्कृति बन गई है। लोग मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो लोगों ने ये कहा कि जोशीमठ में ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोगों ने उत्तराखंड की जमीन को अपवित्र कर दिया, उसको गंदा कर दिया है, वहां पर गंदी गंदी हरकतें करते हैं। लेकिन विज्ञान इस चीज को स्वीकार नहीं करता। विज्ञान यूं कहता है कि पृथ्वी के अंदर प्लेटें होती हैं, उन प्लेटों को हम टेक्टोनिक प्लेटें बोलते हैं। टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती है, कई किलोमीटर की टेक्टोनिक प्लेटें, कोई छोटी मोटी प्लेटें नहीं होती। मतलब प्लेटों का मतलब होता है परत। वो परतें जब आपस में टकराएगी, उनमें जो वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन नीचे से पृथ्वी की सतह पर आएगा, तो वहां से मिट्टी वगैरह खिसक जाती है, उसे ही हम भूकंप बोलते हैं। तो विज्ञान यूं कहता है कि प्रत्येक कार्य के लिए कोई ना कोई क्या होता है, कारण होता है। दैट इज साइंटिफिक मेथड्स। फिर जिसके बाद में ध्यान रखना, वैज्ञानिक विधि में भाई साहब फैक्ट होना बहुत जरूरी है, आंकड़े होना बहुत जरूरी है। यहां पर जो तथ्य होते हैं ना, तथ्यों को हम आंकड़े बोलते हैं। हवा में तीरबाजी, या फिर यूं कह सकते हैं ना कि बिना हाथ पैर की बातें जिनका कोई आधार नहीं है,
उनके आधार पर आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, अपना पक्ष नहीं रख सकते। विज्ञान यूं कहता है कि आपने कोई भी बात रखी है ना, तो उसके पीछे फैक्ट होने चाहिए, उसके पीछे आंकड़े, तथ्य होने चाहिए। बिना तथ्यों के किसी भी बात का समर्थन विज्ञान नहीं करता है। जैसे हम चर्चा करते हैं, ग्रेविटी थ्योरी की चर्चा करते हैं, गुरुत्वाकर्षण की, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है ना, ये मिस्टर न्यूटन साहब ने दिया था। लगभग 17वीं शताब्दी की ये बात है। तो एक दिन मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था, तो ऐसा माना जाता है कि जो न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में जो बताया था ना, वो हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो पहले ही लिख चुके थे। अब प्रॉपर तरीके से मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आपको पता है तो आप मतलब इसको रिकॉल कर लेना, मुझे तो क्या बताना। खैर, तो ऐसा माना जाता है कि हमारे ऋषि मुनि उसके बारे में बता चुके थे, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए। हो सकता है कि न्यूटन ने यहां से वो चुराया और फिर अपने नाम से उसको पब्लिश कर दिया। तो ध्यान रखना, विज्ञान किसी भी सिद्धांत का, है ना, और किसी भी नियम का, किसी भी निष्कर्ष का तब तक समर्थन नहीं करता जब तक कि उसके बारे में आंकड़े ना हो। ठीक है। तो वैज्ञानिक विधि में तथ्यों का वर्गीकरण भी किया जाता है, विश्लेषण भी किया जाता है, क्लासिफिकेशन। और ध्यान रखना, वो जो सिद्धांत होते हैं ना, वो यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं विज्ञान के। न्यूटन ने गति के नियम दिए, पहले, दूसरा और तीसरा, अगर वो एक जगह विशेष पर ही अप्लाई हो रहे थे, उनका जो रिजल्ट या प्रभाव किसी जगह विशेष पर ही आ रहा है, दूसरी जगह हमने उस समान एक्सपेरिमेंट को समान विधि से किया लेकिन एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट नहीं आए, तो भाई साहब वो सिद्धांत हो ही नहीं सकता, वो कंडीशनल हो जाएगा। सिद्धांत कभी भी कंडीशनल नहीं होते, उनमें सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया होती है। जैसे मान लेते हैं कोई प्रैक्टिकल अगर यहाँ किया है समान क्रिया विधि के साथ, अगर उस प्रैक्टिकल को कहीं भी किया जाए समान रिजल्ट आने चाहिए। तो जिसके जो सिद्धांत होते हैं वैज्ञानिक विधि के, वो सार्वभौमिक होते हैं। और ध्यान रखना, उनका पुनः परीक्षण यानी टेस्टिंग होना जरूरी है। बार बार आप कीजिए, किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार कीजिए, समान रिजल्ट आने चाहिए। दैट इज साइंटिफिक मेथड्स। ये परीक्षा में पूछे गए हैं, हूबहू कीवर्ड मिलेंगे आपको। फिर जिसके बाद में वस्तुनिष्ठता, ये बहुत भारी भरकम विशेषता है, ध्यान रखना। साइंटिफिक मेथड्स की ये बहुत भारी भरकम विशेषता है। ऑब्जेक्टिविटी दो होती हैं, एक तो सब्जेक्टिविटी, एक ऑब्जेक्टिविटी। और जो सब्जेक्टिविटी होती है ना, उसको व्यक्तिनिष्ठता बोलते हैं। सब्जेक्टिविटी को हम व्यक्तिनिष्ठता बोलते हैं और ऑब्जेक्टिविटी को हम वस्तुनिष्ठता बोलते हैं। ठीक है ना। ध्यान रखना, ऐसा रिसर्च जिसमें बायसनेस छुपी हुई है, ऐसा अनुसंधान जिसमें पक्षपात छुपा हुआ है, ऐसा अनुसंधान जिसमें शोधकर्ता अपने विचारों को जबरदस्ती शामिल करता है, दैट इज सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में किसी अनुसंधानकर्ता को तटस्थ रहकर अनुसंधान कार्य करना होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक तो साथियों परीक्षा होती है नेट जेआरएफ की, ठीक है ना, एक तो परीक्षा होती है नेट जेआरएफ की, और एक परीक्षा होती है आपकी आईएएस मुख्य परीक्षा। मैं प्रारंभिक परीक्षा की बात नहीं कर रहा, मैं मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूं। तो ये जो नेट जेआरएफ की परीक्षा होती है ना, ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, और आईएएस मुख्य परीक्षा होती है, ये सब्जेक्टिव होती है, यानी ये लिखित में होती है। ऐसा वस्तुनिष्ठ प्रश्न मान लेते हैं कि एक प्रश्न पूछा गया कि समाजशास्त्र के फादर कौन है, तो उसमें एक ऑप्शन था काम्टे। ठीक है, उसमें एक ऑप्शन था काम्टे, उसमें जो दूसरा ऑप्शन था वो था बेवर। ठीक है, उसमें जो तीसरा ऑप्शन था वो था दुर्खिम, और उसमें जो चौथा ऑप्शन था ना वो था भाई साहब स्पेंसर। मेरी बातों को समझना, बातों बातों में आपको रिसर्च है ना, बातों बातों में कंप्लीट करा देता हूं मैं, पता ही नहीं चलता। यही तो होती है इसलिए पढ़ने की स्टाइल। स्ट्रेस नहीं लेना है दिमाग में, चीजों को हमारे चुटकियों में आ जानी चाहिए वो सारी चीजें। जैसे एक प्रश्न पूछा गया कि समाजशास्त्र के पिताजी कौन है, चार ऑप्शन थे, काम्टे, बेवर, दुर्खिम और स्पेंसर। मान लेते हैं कि आपने राइट आंसर कर दिया काम्टे। तो कॉफी चेक करने वाला चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कॉफी चेक करने वाला चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई मशीन हो, कॉफी चेक करने वाला चाहे भारत में हो, भारत के किसी भी राज्य में हो, पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी हो, अगर आपने ऑगस्ट काम्टे किया है
दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके नंबर को काट दे। ये होती है ऑब्जेक्टिविटी की पावर। जहां कहीं भी अनुसंधान की विशेषता ऑब्जेक्टिविटी लिखी हो ना, आंख बंद करके कर देना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके नंबर को काट दे। दूसरा आ जाते हैं सब्जेक्टिविटी, जैसे आईएएस मुख्य परीक्षा, इसमें यह लिखा कि आगस्ट कामटे का 50 शब्दों में वर्णन कीजिए। एक तो ऑब्जेक्टिव परीक्षा थी कि समाजशास्त्र के पिताजी कौन है, दूसरा प्रश्न ये था मुख्य परीक्षा में कि आगस्ट कामटे के बारे में 50 शब्दों में लिखिए। आपने खूब अच्छा लिखा, लेकिन आपके जो आंसर है ना, वो एग्जामिनर कॉपी चेक करने के अनुसार नहीं है, उसके दिमाग में नहीं बैठे, तो 5 नंबर के प्रश्न में आपको 2 नंबर ही देगा। दूसरा उसको चेक करेगा तो तीसरा नंबर देगा, 3 नंबर देगा। चौथा उसको चेक करेगा तो हो सकता है कि 5 में से 5 नंबर दे दे। तो सब्जेक्टिविटी कभी भी स्थिर नहीं होती। सब्जेक्टिविटी में व्यक्ति का आकलन नहीं हो सकता। सब्जेक्टिविटी में हम वैज्ञानिक निष्कर्षों तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए तो सब्जेक्टिव जो परीक्षा होती है ना, बार बार उसको लेकर विरोधाभास खड़ा होता है कि विद्यार्थी का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखना, एक अनुसंधानकर्ता को ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता के साथ तटस्थ रहकर नियमों के अनुसार अपना रिसर्च कार्य करना चाहिए। तो ये वैज्ञानिक विधि की विशेषता है। दूसरा, लॉजिक। प्रत्येक बात के पीछे क्या होने चाहिए? तर्क होने चाहिए। हवा में तीरबाजी बिल्कुल स्वीकार नहीं होगी। दूसरा कि वैज्ञानिक विधियों को काम में लेना ही पड़ेगा। जैसे हम एक अनुसंधान की चर्चा करते हैं तो ध्यान रखना, अनुसंधान में निदर्शन को भी काम में लिया जाता है। निदर्शन को भी काम में लिया जाता है, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा चाहे नॉन प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। संभावित निदर्शन भी हो सकता है, असंभावित निदर्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। जिसके बाद में हम इंटरव्यू मेथड्स को भी काम में लेते हैं, ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स को भी काम में लेते हैं। जिसके बाद में हम अनुसूची को भी काम में लेते हैं, ठीक है। जिसके बाद में क्वेश्चनियर को भी काम में ले सकते हैं, सर्वे मेथड्स को भी काम में ले सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि उपर्युक्त विधि का हमें चयन करना चाहिए, उसके अनुसार आंकड़े जुटाने चाहिए, आंकड़ों का अवलोकन और विश्लेषण करना चाहिए। फाइनली उन्हीं के अनुसार हमें रिजल्ट और जनरलाइजेशन प्रस्तुत करना चाहिए। दैट इज साइंटिफिक मेथड। ये लो साहब, ध्यान रखना, एक बार फिर मैं रिमाइंडर कर दूं। सबसे पहली बात तो वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है? ऐसा काम जो नियमों के अनुसार किया जाए, ऐसा काम जो एज पर रूल किया जाए, ठीक है, दैट इज साइंटिफिक मेथड्स। अगर हम इसकी विशेषताओं की चर्चा करें तो साइंटिफिक मेथड्स है ना, अवलोकन पर आधारित होती है। साइंटिफिक मेथड्स में सत्यापन भी होता है और साइंटिफिक मेथड्स का वर्गीकरण भी होना चाहिए। साइंटिफिक मेथड्स में भविष्यवाणी की क्षमता होती है। साइंटिफिक मेथड्स कार्यकरण के संबंधों की जांच करने पर बल देता है। साइंटिफिक मेथड्स में तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण भी होता है। साइंटिफिक मेथड्स में जो सिद्धांत होते हैं ना, वो सार्वभौमिक होते हैं, ध्यान रखना, और सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाने पर ही बल देता है। साइंटिफिक मेथड्स में सिद्धांत या किसी एक्सपेरिमेंट का पुनः परीक्षण हो तभी, ध्यान रखना, वो सामान्य सिद्धांत कहलाएगा। पक्षपात नहीं होना चाहिए। जिसके बाद में साइंटिफिक मेथड्स वस्तुनिष्ठपूर्ण होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी की भावना होना चाहिए, लॉजिक पर आधारित होना चाहिए, वैज्ञानिक विधियां समावेशी होनी चाहिए और निष्कर्ष है ना वो सर्वव्यापी होने चाहिए। ध्यान रखना, किसी एक पर्टिकुलर जगह विशेष, पर्टिकुलर स्टूडेंट विशेष, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी विशेष के अनुसार कोई सिद्धांत नहीं हो सकते। सिद्धांत वही जो सभी पे समान रूप से काम करे। ये लो साहब, ये आपके वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता हो जाती है। फिर जिसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परिभाषाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीजीटी की परीक्षा की बात करूं, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूं, नेट जेआरएफ की बात करूं, ये जो परीक्षाएं है ना भाई साहब, ये परीक्षाएं सैकड़ों बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई है। जैसे विज्ञान का संबंध उसकी पद्धति से होता है, ना कि विषय सामग्री से। ध्यान रखना, समाजशास्त्र है ना वो तो विषय सामग्री पर बल देता है, लेकिन विज्ञान है ना वो पद्धति पर बल देता है। समाज विज्ञान का मतलब सोशल साइंस हो गए। वैसे तो समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए हमारे बहुत महान महान विचारक हैं, उन्होंने प्रयास किया था। काम्टे ने भी प्रयास किया, बेवर ने, दुर्खिम ने, स्पेंसर ने, दरिदा ने, फूको ने, है ना, वैज्ञानिक विधि बनाने के लिए खूब प्रयास किया है। लेकिन ये लोग सब्जेक्ट मैटर पर ज्यादा ध्यान देते थे। जैसे हम दुर्खिम की चर्चा करें,
ठीक है ना। उसी तरीके से हम गिन्सबर्ग की चर्चा करें, उसी तरीके से बेवर की चर्चा करें। जैसे बेवर तो यूं कहता है कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर जिसके बाद में पेज यूं कहता है कि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंध होने चाहिए। लेकिन विज्ञान है ना, वो सामग्री यूं कहता है कि सामग्री भले ही कम हो लेकिन पद्धतियां अच्छी होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि विज्ञान का संबंध उसकी पद्धति से होता है, ना कि विषय सामग्री से। ये बात कही है स्टुअर्ट चेज ने। जिसके बाद में कार्ल पियर्सन की ये परिभाषा, भाई साहब 50 बार, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपने कभी ना कभी किसी परीक्षा में इस डेफिनेशन को देखा होगा कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि विषय वस्तु में। हम किसी विषय को तभी तक ही विज्ञान कह सकते हैं जब तक उसकी पद्धति बरकरार है। अगर उसकी पद्धति के साथ छेड़खानी करे तो वह विज्ञान होने का दावा नहीं कर सकती। इसीलिए विज्ञानों की जो एकता है ना, उसको बनाए रखने के लिए उसकी पद्धति को बनाए रखना जरूरी है, उसके मेथड्स को बनाए रखना जरूरी है। पद्धति का मतलब होता है मेथड्स, काम करने की स्टाइल। जैसे मैंने मकान वाला एग्जाम्पल दिया। अब मकान को वैज्ञानिक आधार पर निर्मित हम इसलिए कहते हैं कि जब उसके प्रॉपर तरीके से स्टेप फॉलो किए जाएं। अब स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, ऐसे ही मकान बना देंगे, तो हर कोई ये कहेगा कि यार ये क्या चिड़ियाघर बना दिया आपने, है ना। इसलिए वैज्ञानिक मेथड्स यानी पद्धति का होना बहुत जरूरी है। कार्ल पियर्सन ने कहा है। प्रोफेसर ग्रीन एक बात कहते हैं कि विज्ञान का अर्थ है तथ्यों के खोज करने वाले तरीके। तथ्यों के खोज करने वाले तरीके, तरीके मतलब पद्धति। ये भाई साहब है वो भी पद्धति की बात करता है कि विज्ञान का अर्थ है तथ्यों के खोज करने वाले तरीकों से लिया जाता है। जिसके बाद में बिन्सज और बिन्सज की बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहता है कि विज्ञान एक पद्धति है अथवा विज्ञान एक उपागम है। उपागम भी मेथड से होता है, मेथड से बोलते हैं, न कि विषय सामग्री, विज्ञान की कसौटी। ठीक है, ये विज्ञान की कसौटी है, विज्ञान की परीक्षा है कि वह किस तरीके से अपने मेथड्स को बनाए रखें। ये बात बिन्सज ने कही है। ये डेफिनेशन भी बहुत बार पूछी गई है कि विज्ञान विज्ञान ही होता है, चाहे भौतिक शास्त्र में हो चाहे समाज शास्त्र में हो। क्यों? क्योंकि पद्धति हमारे सोशियोलॉजी में भी है, पद्धति भौतिक शास्त्र में, रसायन, जूलॉजी, बॉटनी, सब में मेथड्स है, तो वो साइंस है। ठीक है, जिसके बाद में लुंडबर्ग एक कहता है कि विज्ञान को विषय सामग्री के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न केवल डाउट ही पैदा करेगा। कई ऐसे भाई साहब होते हैं ना जो विज्ञान को विषय सामग्री के तौर पर प्रस्तुत करते हैं, मतलब वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि विज्ञान क्या है, विषय सामग्री है। जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे हम जीव विज्ञान की चर्चा करते हैं, ठीक है, हम जीव विज्ञान की चर्चा करते हैं, फिर जिसके बाद में वनस्पति शास्त्र की चर्चा करते हैं, और वनस्पति शास्त्र के बाद में फिर हम रसायन शास्त्र की चर्चा करते हैं, केमिस्ट्री की, और रसायन शास्त्र के बाद में हम भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स की चर्चा करते हैं, है ना। अब भाई साहब ध्यान रखना, जैसे हम इनके विषय सामग्री यानी इनमें क्या शामिल होता है, इनके कंटेंट की चर्चा करें तो जीव विज्ञान में तो जीव जंतुओं के फेफड़े, गुर्दे, किडनी, है ना, शरीर के स्ट्रक्चर की बात करता है, जीवों के स्ट्रक्चर की बात करता है, और वनस्पति में पेड़ पौधों की बात करता है, केमिस्ट्री में रसायनों की बात करता है, और फिजिक्स में फिजिक्स की बात करता है। तो ये कंटेंट तो इनमें खूब सारा हो सकता है, विषय सामग्री तो इनमें खूब सारी हो सकती है, लेकिन मेथड्स ही नहीं है, तो भाई साहब वो कंटेंट का क्या अचार डालोगे। जैसे हम वनस्पति शास्त्र की चर्चा करते हैं, अब मैं तो क्या खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हूं, अगर कोई मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करता है तो वहां पर मेरे रील्स वगैरह देखता होगा। मेरी रील्स यही होती है कि आज हमने पालक लगाया, आज हमने पेड़ पौधे लगाए, आज हमने पेड़ों की कटिंग करी, आज हमने नींबू के पेड़ के जाले काटे, उसमें देसी खाद डाला, मतलब ये रील्स मेरी चलती रहती है। अब भाई साहब ऐसा तो है नहीं कि जैसे हम नींबू के पेड़ की चर्चा करें। अब कई बार ऐसा होता है कि नींबू के पेड़ में नींबू नहीं आते हैं, मतलब मुझे तो कम नॉलेज है इस बारे में, और नॉलेज है वो देसी नॉलेज है जो मैंने अपने माता पिता या और लोगों से सीखा है। जब नींबू के पेड़ में नींबू नहीं आते हैं ना कई सालों तक, तो हम गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद में उसमें जाले होते हैं छोटे छोटे, मतलब जड़ें होती हैं छोटी छोटी, उन जड़ों को हम काट के और उनको फेंक देते हैं। फिर हमारे जो देसी खल होती है, भैंसों का चारा होता है खल, वो खल को एक रात पानी में भिगो दो, और भिगोने के बाद में उसमें डाल दो, तो आप देखोगे कि उसमें नींबू आना प्रारंभ हो जाएंगे। ये मेरा खुद का किया हुआ प्रैक्टिकल है। अब इसके पीछे भी कोई ना कोई साइंटिफिक मेथड छुपा होगा। जैसे हम जाले को काट रहे हैं, अब कई लोग कहेंगे कि आप जड़ों को ही काट दोगे,
कई लोग कहेंगे कि आप जड़ों को काट दोगे तो इसमें प्रोडक्शन कैसे आएगा, लेकिन भाई उसका भी तो कोई ना कोई साइंटिफिक मेथड्स होता होगा ना। कंटेंट से मतलब नहीं है, जब तक उसके मेथड्स नहीं है तब तक आप उसे साइंस नहीं कह सकते, ठीक है ना। और फिर जिसके बाद में हम वुल्फ की बात करते हैं, ये कहते हैं कोई भी अनुसंधान पद्धति जिसके द्वारा विज्ञान की रचना और विस्तार की जाती है, दैट इज वैज्ञानिक पद्धति। मतलब ये भाई साहब है ना, वो भी मेथड्स की बात कर रहा है। और वैज्ञानिक पद्धति है ना, वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों की व्यवस्था है जिसमें अवलोकन, वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन शामिल है। ये लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रखना। स्टुअर्ट चेज यूं कहता है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। कार्ल पियर्सन यूं कहता है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि विषय वस्तु में। प्रोफेसर ग्रीन कहता है कि विज्ञान का मतलब तथ्यों की खोज करने के तरीकों से लिया जाता है। बिन्सज कहता है कि यह पद्धति है या उपागम है, ना कि यह विषय सामग्री है। पीएच लैंटिस कहता है विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे भौतिक, समाजशास्त्र, रसायन, कोई में भी हो, ठीक है। और लुंडबर्ग कहता है कि विज्ञान को विषय सामग्री के रूप में अगर तुम परिभाषित कर रहे हो ना, तो तुम डाउट क्रिएट कर रहे हो, ऐसा मत करो। फिर जिसके बाद में वुल्फ कहता है कि कोई भी अनुसंधान पद्धति जिसके द्वारा विज्ञान की रचना और विस्तार की जाएगी, डेट इज साइंटिफिक मेथड्स। फिर लुंडबर्ग एक बात कहता है कि वैज्ञानिक पद्धति में व्यवस्थित अवलोकन होता है, वर्गीकरण, व्याख्या वगैरह। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले विशेषता, इसके मीनिंग और इसकी परिभाषाओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब ध्यान रखना, चूंकि ये हमारा जो टॉपिक है ना, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का है, ये अनुसंधान का टॉपिक है। अब हम यहां पर कोई मकानों की बात नहीं करेंगे, कोई मोटरसाइकिल की बात नहीं करेंगे, हम यहां पर केवल और केवल अनुसंधान की बात करेंगे, क्योंकि अनुसंधान का टॉपिक है। ऐसे कौन कौन से स्टेप अपनाए जाए, ऐसे कौन कौन से आपने मेथड्स फॉलो करें ताकि जो रिजल्ट निकल कर आए वो साइंटिफिक रिजल्ट हो, वो सार्वभौमिक रिजल्ट हो, उसका जनरलाइजेशन कर सके, उससे हाइपोथेसिस टेस्ट कर सके, और फाइनली वह विज्ञान होने का दावा कर सके। मतलब आपको पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, सबसे लास्ट में क्या करना है। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि कोई भी अनुसंधान कार्य करना है ना आपको, तो सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम होनी चाहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, और ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, इसी को हम रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं, और ये प्रॉब्लम्स होती है, इसी को हम टॉपिक कहते हैं। तो आपके पास सबसे पहले समस्या नहीं है तो आप अनुसंधान नहीं कर सकते। साथियों, बीच में एक रोकूंगा मैं। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पे देख रहे हो ना, तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि नाक में जब मैं बोलता हूं ना, तो मेरे नाकों के दोनों साइड में खुजली होने लग जाती है। नाक बहती नहीं है, केवल खुजली होती है। अगर किसी को इसका कारण पता हो, साइंटिफिक कारण की बात कर रहा हूं, अगर किसी को कारण पता हो या देसी घरेलू इसका उपाय, ताकि मैं ये जो समस्या है ना ऐसा करता हूं, इससे मैं मुक्ति पा सकूं, तो कृपया यूट्यूब पे देख रहे हो या मोबाइल एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो मोबाइल एप्लीकेशन पे मैसेज कर देना, यूट्यूब पे क्लासेस देख रहे हो तो कमेंट्स कर देना, है ना। एक हमारी स्टूडेंट है, उसने मैसेज भी किया था कि गुरुजी मेरी वाली समस्या आपके भी है क्या। मैंने कि भाई आपके कौन सी समस्या है, कि गुरुजी मेरे नाक आती है। मैंने कि मेरे नाक वाक नहीं आती, मेरे दोनों साइड में ऐसे खुजली चलती है नाकों में, और वैसे शांत बैठा रहूंगा। आप पता नहीं किसकी बददुआ लगती है कि कोई क्या अलौकिक शक्ति है, क्या है, यहां दोनों ऐसे नथुनों पे खुजली होने लग जाएगी। चलो साहब, आ जाओ मुद्दे पर आ जाओ। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास प्रॉब्लम होनी चाहिए, सब्जेक्ट होनी चाहिए। प्रॉब्लम ही नहीं है तो अनुसंधान क्या करेंगे। मैं घड़ी का आविष्कार करना चाहता हूं, मैं घड़ी का आविष्कार करना चाहता हूं और खूब मेहनत करूं और फाइनली घड़ी बना भी दूं। मुझे शाबाशी कौन देगा भाई, कोई नहीं देगा, क्योंकि मैंने तो वैसे ही मेहनत की है। घड़ी का आविष्कार तो आज से सैकड़ों साल पहले हो गया था। अब ये घड़ी कोई समस्या ही नहीं है आज के टाइम में। जैसे हम बिजली के बल्ब की चर्चा करते हैं कि मुझे बिजली का बल्ब बनाना है, मैं खूब मेहनत करूं। अरे भाई, इतनी टाइम खर्च किया तूने, इतने पैसे लगाया, इससे अच्छा 150 रुपए का बाजार में जाके बल्ब खरीद लेता, क्योंकि बल्ब तो ऑलरेडी बाजार में उपलब्ध है। तो समस्या होनी चाहिए, समस्या नहीं है तो आप रिसर्च नहीं कर सकते। किसी गांव में आप गंदे पानी की समस्या या साफ पानी की समस्या पर अध्ययन करना चाहते हो, पता चले कि वहां पर ऐसी समस्या ही नहीं है, वहां पर तो
बहुत नेट एंड क्लीन वाटर आता है। तो सबसे पहले उचित समस्या होनी चाहिए, टॉपिक होना चाहिए, रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए। दूसरा यह है कि आप जो अनुसंधान कर रहे हो ना, अनुसंधान के ऑब्जेक्ट होने चाहिए, उद्देश्य होने चाहिए। बिना उद्देश्य निराधार अनुसंधान, ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर करते जाओ। मुझे आज भी याद है, मतलब ये टाइम रहा होगा मेरा ग्रेजुएशन का, 2009 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। 7, 8 और 9, तो ग्रेजुएशन तक ये आदत थी कि हाँ, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में भी थी ये आदत तो, लेकिन वास्तविकता का पोस्ट ग्रेजुएशन आते आते पता चल गया था। राजस्थान विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ मेरा, तो ग्रेजुएशन तक ये था कि रात को ये मिर्ची एफएम और रेड एफएम, सिटी एफएम, विविध भारती, इन पर बहुत मजेदार गाने आया करते थे। गम भरे गाने, जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी, है ना, जिसे प्यार करता था, और भी, जब जब तू मुझको पुकारे, मैं चली आऊं नदिया किनारे, तू धरती पे चाहे तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी नजरों से पहचान लूंगा। मतलब कुछ इस तरीके से गाने थे। कोई टारगेट नहीं भाई हमारे सामने तो, और कोई है भी नहीं किसी को पहचाने। उस टाइम की सिचुएशन बता रहा हूं, कुछ कोई है भी नहीं। जब जब तू मुझको पुकारे, कोई पुकारने वाली भी नहीं है, तो कोई धरती पे भी नहीं है, ये धरती चांद सितारे, मतलब कोई टारगेट ही नहीं है, फिर भी बहुत सैड हो रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है, दुखी हो रहे हैं भाई साहब। कई बार तो आंसू आ जाते हैं भाई, किसके लिए आंसू आ रहे हैं, कोई है ही नहीं। ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो गानों का शौक तो आज भी है ना, गाने पुराने मैं आज भी सुनता हूं, लेकिन वास्तविकता का मुझे पता है। तो ध्यान रखना, प्रत्येक अनुसंधान कार्य जिसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, बेवजह, जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री कर रहा था, 2010 से 2012 के बीच में मेरा मास्टर डिग्री हुआ है। तो जब मैं मास्टर डिग्री कर रहा था तो वहां पर रामनिवास गार्डन है, अभी तो गए हुए कई सालों हो गए, अल्बर्ट हॉल है रामनिवास गार्डन में। तो उधर से हम टहलते टहलते, बिड़ला मंदिर से होते होते महारानी कॉलेज की तरफ से वैसे ही पैदल चले आते थे, टाइम खूब था, और ऐसे टाइम भी पास हो जाता था। तो मैं देखता था कि कुछ ऐसे मनुष्य प्रवृत्ति, ऐसे लड़के पुरुष जिनके पास महंगी गाड़ियां हुआ करती थी, तो वो क्या करते, महारानी कॉलेज की जैसे छुट्टी होती, भाई साहब वो बुलेट में ऐसे साइलेंसर लगा लेते, वो पटाखे वाला साइलेंसर होता है ना, वो आवाज करता बहुत जबरदस्त, और फिर ऐसे पागलों की तरह ऐसे उड़ के जाते हैं। अब वो सोचते कि हम ही हैं, हमारे अलावा कोई है ही नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट तो थे ही नहीं। तूने आवाज करी, आवाज करते हुए तू निकल गया, तुझे 10 गालियां और पड़ी है ऐसा करने से। तो ध्यान रखना, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है भाई। कोई होती तेरी, कोई तेरी बहन होती, कोई कोई धर्मपत्नी होती, या कुछ दोस्त होती, जब तू जाता तो अच्छा लगता। तू पागलों की तरह, एसएमएस हॉस्पिटल से आ रहा है और पागलों की तरह तेज स्पीड में तू अजमेरी गेट की तरफ निकल गया, क्या है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो ये साइंटिफिक मेथड्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा, आप कोई भी अनुसंधान करते हो ना, समस्या बनाई, उसके ऑब्जेक्ट निर्धारण करें, फिर जिसके बाद में उससे संबंधित साहित्यों का अध्ययन जरूरी है। ध्यान रखना, जैसे किसी टॉपिक की चर्चा करता हूं, मैं अपने एमफिल के टॉपिक की चर्चा करता हूं। एमफिल का टॉपिक था ग्रामीण समुदाय पर, ग्रामीण समुदाय पर टेलीविजन का प्रभाव, यह एमफिल का टॉपिक था। तो मैंने टॉपिक का चुनाव तो कर लिया, लेकिन ध्यान रखना कितने चैनल हैं, कितनी फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग का सिस्टम क्या है, कितने पेड हैं, कितने फ्री वाले चैनल हैं, जब तक इनकी जानकारी नहीं होगी तो मैं अनुसंधान नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने जो टॉपिक का चुनाव किया है ना, उस टॉपिक से संबंधित पहले जो लिखी हुई जानकारी है, चाहे कोई किताब हो सकती है, कोई थीसिस हो सकता है, कोई रिसर्च पेपर हो सकता है, कोई आर्टिकल हो सकता है,
कोई ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम पर कुछ भी कंटेंट हो सकता है, उसको पढ़ना पड़ता है। उसको पढ़ने से मैंने जो टॉपिक का चुनाव किया है उसके बारे में मुझे नॉलेज मिल जाती है। दैट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो पहला समस्या का चुनाव किया, ऑब्जेक्टों का निर्धारण किया, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया। जिसके बाद में हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। ये हाइपोथेसिस है ना, ये संबंधित सिद्धांत होते हैं। मतलब ये क्या होता है, ये अस्थायी कथन होता है। हाइपोथेसिस एक अस्थायी कथन है जिसका परीक्षण करना अभी बाकी है। लुंडबर्ग ने कहा है कि ये काम चलाऊ आधार है। ठीक है, तो परिकल्पना एक संभावित रिजल्ट होते हैं। जैसे कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, अभी उसके रिजल्ट तक हम नहीं पहुंचे, लेकिन पहले ही हमारे मन में कुछ थॉट बना लेते हैं, कुछ कंसेप्ट बना लेते हैं। उन कंसेप्टों को लेकर हम काम करते हैं। उससे क्या होता है कि जो भटकाव होता है ना, हम इधर उधर भटकते हैं, वो भटकने से हम बच जाते हैं। पहले तो थे कंसेप्ट, और फिर वो बन गए किसमें, सिद्धांत में। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सिद्धांतों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो परिकल्पना बनाना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक लड़की है, उसका नाम है राधा। ठीक है, राधा एक ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलना चाहती है। ठीक है, अभी ना तो उसने जगह का चुनाव किया, ना अभी उसने वर्कर कौन कौन से लोग काम करेंगे, ना फर्नीचर वगैरह सेट किया, ना वो क्रीम पाउडर वगैरह लेकर आई। लेकिन घर में बैठी बैठी वो पहले से ही सोचने लगी, मैं इतने पैसे कमाऊंगी, इतने लोग काम करेंगे, इतने ग्राहक आएंगे, फिर मैं 2 दुकान खोलूंगी, फिर 5 दुकान खोलूंगी, फिर प्रत्येक शहर में मेरा आउटलेट होगा, है ना। मैं बहुत पैसे वाली बन जाऊंगी, अंबानी के पास, अडानी के पास, मोदी जी के पास जगह जगह मेरे फोटो लगेंगे। तो ध्यान रखना, ये जो पहले ही सोच रही है ना वो रिजल्ट के बारे में, डेट इज हाइपोथेसिस। अब आप यूं कहोगे कि क्या ये सोचना जरूरी है? बिल्कुल ये सोचना जरूरी है, क्योंकि इससे उसका टारगेट फिक्स हो जाता है। इससे वो मेहनत करती है, वो दिशा से नहीं भटकती है। वो स्टेप स्टेप की, मैं मेहनत करूंगी, एक शहर में मेरी दुकान होगी, फिर दूसरे शहर में आउटलेट, फिर तीसरे शहर में, इस तरीके से वो प्रॉपर ढंग से काम करती रहती है। हाइपोथेसिस क्या होता है कि जो रिजल्ट होते हैं ना, उनके बारे में हम पहले ही सोच लेते हैं। ठीक है, फिर जिसके बाद में ध्यान रखना, जो साइंटिफिक मेथड्स होता है ना, उसमें पद्धति और यंत्रों का, उचित पद्धति और उचित यंत्र होने चाहिए। मेथोडोलॉजी, सैंपलिंग, एक प्रॉपर तरीके से सैंपलिंग लो। ठीक है ना, फिर जिसके बाद में अगर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू लीजिए, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो तो ऑब्जर्वेशन करिए, अगर शेड्यूल्स काम में ले सकते हो तो शेड्यूल्स कीजिए। अगर एरिया बहुत बड़ा है और रेस्पोंडेंट के पास आप जा नहीं सकते तो क्वेश्चनियर भेजकर भी आप आंकड़े इकट्ठा कर सकते हो। तो प्रो साइंटिफिक मेथड्स में प्रॉपर तरीके से मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट काम में लेने हैं। फिर जिसके बाद में तथ्यों का अवलोकन करना है, कौन से तथ्य काम के हैं और कौन हमारे विषय से संबंधित जानकारी दे सकता है। तो पहले अवलोकन करो और फिर उनसे जानकारी इकट्ठा करो। जो जानकारी प्राप्त हुई है, टेबल्स बनाओ। टेबल्स बनाना बहुत जरूरी है। ये वर्गीकरण, विश्लेषण और व्याख्या होता है कि हम गुणात्मक आंकड़ों को मात्रात्मक आंकड़ों में क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं। गुणात्मक आंकड़ों को मात्रात्मक आंकड़ों में रूपांतरित करने के बाद में हम क्या करते हैं, रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो वर्गीकरण करो, विश्लेषण करो, उनकी व्याख्या करो, फाइनली निष्कर्ष निकाल दो, जनरलाइजेशन कर दो। और जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी ना यहाँ पर चौथे नंबर पर, अब उस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग यहाँ पर होगी। राधा टेस्टिंग यहाँ करेगी, 1-2 साल काम कर लेगी। जब वो पीछे अपनी जर्नी पर जाएगी कि क्या मेरी एक ही दुकान है, क्या 2 दुकान है, कितने वर्कर है, वास्तविकता का पता उसको यहां लगेगा। और फाइनली उसका दोबारा टेस्टिंग करो और भविष्यवाणी यानी आप रिजल्ट प्रस्तुत कर सकते हो। प्रतिवेदन बोलते हैं, है ना। जिस उद्देश्य के लिए आपने काम स्टार्ट किया, आप अपना रिपोर्ट है वो प्रस्तुत कर सकते हो। तो ये स्टेप है, ध्यान रखना। सबसे पहला स्टेप, समस्या या सब्जेक्ट का चुनाव करो, ऑब्जेक्ट का निर्धारण करो, संबंधित साहित्य का अध्ययन करो, परिकल्पना का निर्माण कीजिए। ठीक है, फिर क्षेत्र वो इकाइयों का चुनाव कीजिए। हाँ, एरिया भी तो होना चाहिए ना कि मुझे किस एरिया पे अध्ययन करना है। फिर अनुसंधान की पद्धति और मेथड्स, यंत्रों का करो निर्धारण, तथ्यों का अवलोकन करो, संकलन करो, वर्गीकरण करो, उनका विश्लेषण करो। फिर जिसके बाद में निष्कर्ष निकालो, जनरलाइजेशन करो, परिकल्पना परीक्षण करो और भविष्यवाणी, यानी हम इस स्टेप पर आकर सिद्धांत बना देते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, अब ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि मान लो आपने समस्या का चुनाव तो कर लिया,
और बिना रिव्यू ऑफ लिटरेचर किए आप हाइपोथेसिस बना ही नहीं सकते। जब तक आपको अपने टॉपिक्स के बारे में जानकारी नहीं होगी, जब तक उसके मेरिट और डिमेरिट का आपको पता नहीं होगा, जब तक उसकी पृष्ठभूमि नहीं बन सकती, तो हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे? जैसे मैं मैं मेरी नानी का मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मेरी नानी अब तो मर गई है, और हमारी माँ भी हमें छोड़ के चली गई। दोनों ही मर गई और दोनों ही बहुत बुद्धिजीवी। उनका एहसान कर्ज मेरे ऊपर मैं जिंदगी में नहीं चुका सकता, और तालीम दोनों ने ही खूब दी है। नानी ने भी दिए और माँ ने भी दिए। नानी को तो खैर ज्यादा संरक्षण नहीं मिल पाया मुझे। एक दिन नानी मेरे घर आई और नानी मेरे से बोली कि भाया, मुझे तो ऐसे ऐसे सपने आते हैं। मैंने, नानी काई सपनों आगो? कि अपना घर में आज या मर गो, अपनी भैंस मर गई, अपना मकान के पीछे कालो सांप डोले, और जे के बाद में भाई अपना अपन को इतना सोना मिल गया। मैंने कि ठीक है नानी। मैंने कि तुझे कभी उस टाइम में शायद वसुंधरा जी थी सीएम, है ना? मैंने कि कभी सपने में तुझे वसुंधरा राजे सिंधिया, हमारे राजस्थान सीएम थी, मैंने कि कभी सपने में तुझे वसुंधरा राजे सिंधिया दिखाई देती है? भाया मोए तो कौन दिखे। मैंने कि कभी तुझे पुतिन सपने में दिखाई देता है? भाया मोह को तो कौन दिखे। मैंने कि कभी सपना में तो वो हेनरी क्विंटल दिखाई देवे? भाया मोह सपना में कौन दिखाई दे। तो मैंने कि तू ये जो देखे न, दिन में जो देखती हो आप, जो महसूस, हाँ देखो हमारे यहाँ तू तड़ाके को आप असभ्य मत समझना, इसमें भी प्यार छुपा हुआ है, ठीक है ना? तो मैंने कि ये जो आप दिन में देखते हो ना, जिसके बारे में सोचते हो ना, तो वही हाइपोथेसिस वही दिमाग में आपके चलती रहती है। तूने पुतिन देखा नहीं तो तू हाइपोथेसिस कैसे बनाएगी? जैसे मान लेते हैं अब मैं चला जाऊं मतलब मैं जाना चाहता हूं कजाकिस्तान में, जाना चाहता हूं। अब कजाकिस्तान के एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा करूं या लोगों के बिहेवियर के बारे में चर्चा करूं, मैं हाइपोथेसिस बना ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कजाकिस्तान कभी गया ही नहीं हूं। कजाकिस्तान के एनवायरनमेंट के बारे में मैंने पढ़ा ही नहीं है, कैसा क्लाइमेट है मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो आप बिना रिव्यू ऑफ लिटरेचर किए हाइपोथेसिस नहीं बना सकते। इसीलिए ध्यान रखना कि हाइपोथेसिस बनाने के लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर होना चाहिए, और हाइपोथेसिस नहीं बनाओगे तो आप अपने रिसर्च से भटक जाओगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रॉपर स्टेप होने चाहिए, प्रॉपर चरण होने चाहिए, उनके द्वारा ही आप साइंटिफिक निष्कर्ष तक पहुंच पाओगे, ठीक है। इसकी विशेषता हो गई, कौन से विचारकों ने प्रमुख परिभाषा क्या दी है वो हो गई, इसके अर्थ भी पढ़ लिए, इसके चरण भी हम पढ़ चुके हैं। अब ध्यान रखना, प्रमुख किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई है किताबें, ठीक है। जैसे हम साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च की चर्चा करें, पीवी यंग की किताबें हैं। सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन की चर्चा करें, ये सीए मोजर की किताबें हैं। रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन की चर्चा करें, जाहोदा और थेल्टीज की किताब है। मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च की चर्चा करें, गुड्डेम हार्ट की किताब है। द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च की चर्चा करें, आर.एल. एकॉफ की है। सोशल सर्वे एंड सोशल एक्शन की चर्चा करें, मार्क अब्राहिम की है। द टूल्स ऑफ सोशल साइंस, जॉन मेज की है। सोशल रिसर्च, ये लुंडबर्ग की है। एंड इंट्रोडक्शन टू लॉजिक एंड साइंटिफिक मेथड्स, कोहेन और नागेन की है, ठीक है। और डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी, ये मिस्टर फेयरचाइल्ड की है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ध्यान रखना, सभी किताबों को आप याद कर लेना, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मैं मतलब मेरे पास कोई क्लास ज्वाइन करता है ना, तो मैं उसको एक बात कहता हूं कि आप जिस दिन क्लास ज्वाइन करते हो ना, उस दिन किताबों को आप अगरबत्ती लगा दीजिए। आपको किताब बिल्कुल नहीं पढ़नी है, केवल आपको पुराने साल के पेपर निकालने हैं। पीवाईक्यू तो आपको करने ही है, ध्यान रखना, और वो खुद से ही करने हैं। किसी ऑनलाइन माध्यम से पीवाईक्यू मत किया करो, समय बर्बाद होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि आप नेट जेआरएफ के पुराने साल के पीवाईक्यू निकाल रहे हो, ठीक है। और पुराने साल के पीवाईक्यू निकालते टाइम कोई भी बुक्स आती है, कोई भी राइटर के जो स्टेटमेंट आते हैं ना, वो आपको नोट डाउन करने हैं। ये किताब और राइटरों के स्टेटमेंट के लिए आप किसी टीचर पर निर्भर ना रहा करो, और टीचर ये चीजें बताएगा भी नहीं। टीचर कंसेप्ट ही क्लियर कर सकता है आपका, और मुझे नहीं लगता कि फैक्ट के लिए आप किसी से जुड़ा करो,
क्योंकि फैक्ट तो किताबों में ही भरा पड़ा है, इंटरनेट पे ही फैक्ट भरा पड़ा है। कई लोग क्या करते हैं कि किसी किताब को भेजते हैं मेरे पास कि गुरुजी ये किताब किसने लिखी है, मुझे आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो गूगल करके बता देता हूं, छुट्टी। अरे भाई, ये चीज तो आप खुद भी गूगल कर सकते थे। कंसेप्ट पूछो शिक्षक से, अलायंस थ्योरी क्या होती है वो पूछो, विसरणवादी सिद्धांत क्या होता है वो पूछो, संरचनात्मक प्रकार्यवाद क्या होता है वो पूछो, नियो मार्क्सिज्म क्या होता है वो पूछो, नारीवाद की पहली दूसरी तीसरी लहर क्यों आई वो पूछो, नारीवाद क्या होता है वो पूछो, सेक्स क्या होता है, जेंडर क्या होता है, इनमें डिफरेंट क्या होता है वो पूछो, कौन सा नेचुरली है कौन सा सोशल है ये पूछो आप किसी से। आप पूछ रहे हो फैक्ट, चलो शाबाश ना, तो याद कर लेना इनको। फिर जिसके बाद में ये कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे बर्नार्ड की हम चर्चा करते हैं, ठीक है। बर्नार्ड ने विज्ञान की 6 विशेषताएं बताई हैं कि विज्ञान में परीक्षा होनी चाहिए, यानी परीक्षण होना चाहिए, सत्यापन होना चाहिए, विज्ञान परिभाषा युक्त होनी चाहिए, उसमें वर्गीकरण हो, संगठन और भविष्यवाणी करने में सक्षम हो। बर्नार्ड ने 6 विशेषता बताई है। जिसके बाद में हम मिस्टर फर्फे की चर्चा करते हैं। फर्फे कहता है कि वैज्ञानिक ज्ञान निश्चित होता है, कारण युक्त होता है, मतलब कार्य कारण संबंध होते हैं, वो सामान्यीकरण क्षमता होती है उसमें। सामान्यीकरण का मतलब होता है कि वो सभी पर समान रूप से लागू हो, ठीक है। और यही व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान है कि फर्पे कहता है। लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति की 4 विशेषता बताई है, ठीक है। सबसे पहले परिकल्पना हाइपोथेसिस होनी चाहिए, अवलोकन तथ्यों का आलेखन होना चाहिए, वर्गीकरण संगठन हो और सामान्यीकरण हो। और श्रीमती पीवी यंग की चर्चा करें तो इसने 6 विशेषता बताई है कि सबसे पहले समस्या का चुनाव करो, फिर परिकल्पना बनाओ, अवलोकन एवं खोज करो, संकलित तथ्यों का आलेखन करो, है ना, कोडिंग करो, और फिर तथ्यों का वर्गीकरण करो, और जिसके बाद में जनरलाइजेशन करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सत्य के लिए कोई लघु मार्ग नहीं है। बहुत बार पूछा है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति से गुजरना ही पड़ेगा, ये बात कही है मिस्टर कार्ल पियर्सन ने, ठीक है। फिर जिसके बाद में गुड्डेम हार्ट ने कहा है कि मानव व्यवहार बहुत जटिल होता है, मानव व्यवहार अनसर्टेन, अनिश्चित होता है, वैज्ञानिक पद्धति वहां पर काम नहीं कर सकती। गुड्डेम हार्ट, ये लो साहब, ये महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जिसके बाद में विचारक और किताब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जिसके बाद में ये चरण बहुत ज्यादा, प्रत्येक परीक्षा में रिसर्च मेथोडोलॉजी में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर जिसके बाद में ये जो स्टेटमेंट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जिसके बाद में ये विशेषताएं वैज्ञानिक पद्धति की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लो साहब, आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है। आज की क्लास में मैं टाइम देख लेता हूं एक बार, लगभग 52 मिनट की क्लास हो गई, और इस क्लास में कम से कम 70 से 80 कीवर्ड आए हैं। 70 से 80 कीवर्डों का अगर नॉलेज आपको अच्छे से हो गया ना, मैं सत्य बता रहा हूं कि पूरा का पूरा रिसर्च आपके समझ में आ जाएगा। अनुसंधान, एक्चुअल में स्टूडेंट कहते हैं रिसर्च समझ में नहीं आता, मैं कहता हूं कि अगर आत्मविश्वास से मैं किसी को पढ़ा सकता हूं तो वो मेरा अनुसंधान है। रिसर्च मुझे सबसे फेवरेट लगता है। उसका कारण यह है कि मुझे शब्दों के मायना पता है, शब्दों का अर्थ पता है। जिस दिन आपको शब्दों के मायने पते हो जाएंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं, उस दिन आप रिसर्च के क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से मेहनत करें, मेरी शुभकामना है, मैं चाहता हूं आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू।